बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फवाद मलिक। स्टूडेंट्स, आज हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का केस नंबर 3 करना है, जिसमें हमने ये डिस्क्राइब किया था कि जब दो वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए एक दूसरे के ऊपर इंपोज करती हैं तो रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव्स जनरेट होती हैं। तो स्टेशनरी वेव्स क्या होती हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक ऐसी वेव है जो कि एक जगह पे रहती है। इसको समझने के लिए हम दो वेव्स कंसीडर करते हैं, ए एंड बी, जिसमें दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सेम है। अगर इस वेव का टाइम पीरियड टी के इक्वल है तो हम डिफरेंट टाइम के ऊपर इसको पिक्चराइज करते हैं और टाइम की वैल्यूज हैं t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू t/4, t is equal to t/2, t is equal to 3t/4 and then finally t is equal to t। अब हम दोनों वेव्स A और B पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं। हर दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस की वैल्यू λ/4 है, वेयर λ इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। स्टूडेंट्स, ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। हमने यहां पे 1 से 7 तक ये जो पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, इस पे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट्स क्या होते हैं उनको स्टडी करना है। तो पहले इसमें हम पॉइंट नंबर 1, 3, 5 और 7 को स्टडी करेंगे और फिर बाद में हम पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम टाइम t इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव A और वेव B को हम कंबाइन करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1, 3, 5 और 7 ये चारों पॉइंट्स आपको जीरो डिस्प्लेसमेंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप नेक्स्ट टाइम इंटरवल के ऊपर चलते हैं तो नेक्स्ट टाइम इंटरवल के ऊपर यानी t इज इक्वल टू t/4 पे अभी भी 1, 3, 5 और 7 इन चार पॉइंट्स को अगर आप गौर से देखें तो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई वेव्स मिल रही हैं, जिसकी वजह से फिर से इन पॉइंट्स के ऊपर पार्टिकल का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम इंटरवल है t इज इक्वल टू t/2 और इस पे फिर हम 1, 3, 5 और 7 पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, जहां पे इसका डिस्टेंस फिर से किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम इंटरवल 3t/4 और t इज इक्वल टू t के लिए भी हमारे पास सेम कंडीशन आती है। यानी कि हम कह सकते हैं दोनों वेव्स के रिजल्ट में 1, 3, 5 और 7 पॉइंट्स हमेशा 0 डिस्टेंस के ऊपर रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि ये वो पॉइंट्स हैं जो 0 डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म करते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स की वजह से हम इस वेव को स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम चलते हैं पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 की तरफ, जिसका रिजल्ट हमें फिगर डी में नजर आएगा। अब अगर आप टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 को स्टडी करते हैं तो इस इंटरवल में क्रस्ट के साथ मैच कर रहा है, ट्रफ के साथ मैच कर रहा है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट में एम्पलीट्यूड की वैल्यू दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का सम हो जाएगी। लेकिन अगर हम टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू t/4 पे चलते हैं तो वहां पे दोनों वेव्स ऑपोजिटली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो रही हैं और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड फॉर द पॉइंट 2, 4, 6 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू t/2 के ऊपर फिर सेम डायरेक्शन में दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं और रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड डबल हो जाता है। फिर फिगर नंबर 4 वेयर t इज इक्वल टू 3t/4, इस टाइम इंटरवल के ऊपर वंस अगेन दोनों वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से मिक्सअप होती हैं और रिजल्टेंट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 के इक्वल आ जाता है। और फाइनली जब टाइम की वैल्यू टाइम पीरियड कैपिटल T के इक्वल आती है, फिर दोनों वेव्स सेम पीक्स के ऊपर एक दूसरे के साथ मिक्सअप होती हैं और रिजल्टेंट वेव में एम्पलीट्यूड की वैल्यू हमें मैक्सिमम दिखाई देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 ऑसिलेट करता है, जो कि कभी एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है और कभी मीन पोजीशन के ऊपर होता है। अब अगर हम इन दोनों वेव्स को कंबाइनली देखें तो हम इन दोनों वेव्स को जब आपस में मिलाते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से वेव बन जाती है, जिसमें कुछ पार्टिकल 0 डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं
और कुछ पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इस तरह के अल्टरनेट कॉम्बिनेशन को हम स्टेशनरी वेव का नाम देते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। डेफिनेशन में वो कहता है कि when two waves of same frequency moving in opposite direction superpose each other then there is alternate combination of nodes and antinodes is produced, which is called stationary और स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टूडेंट्स, इसकी कंडीशन क्या होती है? कंडीशन में सबसे पहले सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, जब भी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से मूव करते हुए मिक्सअप होंगी, तो इस सिचुएशन में जो फिनोमेनन जनरेट होता है दैट इज नोन एज स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टूडेंट्स, हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि यहां पे ये जो दो नए वर्ड्स हमें मिले हैं, एक को हमने नोड्स का नाम दिया है, दूसरे को हमने एंटी नोड्स का नाम दिया है। ये पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें हमने पॉइंट नंबर 1, 3, 5 और 7 को डिस्क्राइब किया था, जो कि हमेशा जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, जबकि पॉइंट नंबर 2, 4 और 6 को हमने डिस्क्राइब किया था कि ये कभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं, कभी जीरो डिस्प्लेसमेंट पे होते हैं। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि नोड एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमेशा रेस्ट पे रहता है, और एंटी नोड एक ऐसा पॉइंट है जो कि मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे होता है। तो आइए अब हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो पहले हम नोड की डेफिनेशन लिखते हैं। द पॉइंट्स which shows permanently zero displacement are called nodes। ठीक है, उसके बाद एंटी नोड क्या होता है? the points which shows maximum displacement from mean or इक्विलिब्रियम पोजीशन।
स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इन दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी कि जो पॉइंट अपनी पोजीशन के ऊपर हमेशा फिक्स रहता है उसको नोड कहते हैं, जो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता रहता है उसको हम एंटी नोड कहते हैं। अब हम डिस्क्राइब करते हैं, कुछ जनरल पॉइंट्स हैं इन दोनों के बारे में। कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव nodes is lambda by 2, where lambda is the wavelength of the wave। उसके बाद the distance between two consecutive antinodes is also lambda by 2। उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड नेक्स्ट एंटी नोड इज लैम्डा बाय 4, विच इज क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ। अब स्टूडेंट्स, हम इसके बाद डिस्क्राइब करते हैं कि एनर्जी के चेंजेस किस तरह से जनरेट होती हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे एनर्जी रिमेन्स कन्फाइंड बिटवीन नोड्स। क्योंकि स्टूडेंट्स, नोड अपनी जगह से हिलता नहीं है, इस वजह से एनर्जी वहां से ट्रांसफर नहीं हो सकती। उसके बाद कहता है कि बट एनर्जी चेंजेस फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल एंड potential to kinetic when antinodes oscillate। ठीक है, तो जब भी एंटीनोड्स ऑसिलेट करते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में और काइनेटिक से पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है। अब यहां पे इसको भी क्लासिफाई कर लेते हैं। कहता है कि व्हेन एंटीनोड्स आर एट देयर एक्सट्रीम डिस्टेंस, एनर्जी इज wholly potential। when antinodes are passing through their equilibrium position, then energy is wholly kinetic। ठीक है, एनर्जी ऑसिलेट करेगी काइनेटिक से पोटेंशियल में, पोटेंशियल से काइनेटिक में, लेकिन एनर्जी इसमें ट्रांसफर नहीं होती। एनर्जी ट्रांसफर इसलिए नहीं होती क्योंकि यहां पे कुछ पॉइंट्स जिनको नोड कहा जाता है ये हमेशा स्टेशनरी रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये है हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।